हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बड़े प्यार से इस टेंस की सीरीज का मजा ले रहे होंगे। ऐसे ही मजा लेते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम मजे ही मजे में पूरी क्लास कंप्लीट कर देते हैं। साथ ही साथ जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं आपको या सिखाना चाह रहे हैं वो सिखा भी देते हैं। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ, उसके बाद हम करते हैं टॉपिक का ढंग से पोस्टमार्टम और समझते हैं कि इस टॉपिक के नाम से अगर पता चल रहा है कि टॉपिक किस चीज के ऊपर है और इसमें किस प्रकार के सेंटेंस बनने वाले हैं और ये टॉपिक ग्रामर में क्यों बना था, तो काफी हद तक हमारी समस्याएं सोल्व हो जाती है। जैसे फ्यूचर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसका हिंदी बना लेते हैं भविष्य। यानी यहाँ पर फ्यूचर भविष्य जो वर्ड यूज हुआ है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमें टाइम बताने की कोशिश कर रहा है। और कॉन्टिन्यूस जो यहाँ लिखा हुआ है उसका अगर हिंदी हम निकाले तो उसका मतलब होता है लगातार। और ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो काम हो रहा है ना, काम उसकी तरीका बताने की कोशिश कर रहा है कि वो काम किस तरीके से हो रहा है। उसकी स्थिति बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस काम की मैं बात कर रहा हूं ना, उस काम की स्थिति क्या है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, काम की स्थिति बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस काम की यहाँ बात की जा रही है उस काम की स्थिति क्या है। तो यहाँ देखो, आप सही से समझने की कोशिश करना। यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का नाम रखा गया तो यहाँ ये बताया जा रहा है ऐसा कोई काम जो भविष्य में लगातार हो रहा होगा। क्या? ऐसा कोई काम जो भविष्य में लगातार हो रहा होगा, उस काम के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब बच्चे यहाँ खूब सारे कंफ्यूजन आते हैं। आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, जहां भी आप गए होंगे, आपको एक चीज सिखाई गई होगी कि ऐसा कोई वाक्य जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, रखा होगा, रखी होगी, रखे होंगे या हुआ होगा, कुछ भी इस प्रकार के वर्ड, खासतौर पे आपको यही बताया गया होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहां पर लिखा हुआ आ जाता है वहां पर यूज किया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। पर बच्चे, आज आपकी ये सारी परेशानियां, आपके सारे डाउट्स और आपने जो गलत सीख रखा है उसको मैं करेक्ट कर देता हूं। रहा होगा लिखा होने से आप ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अभी मैं आपके सामने यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो बाइक तेज चला रहा होगा। जयपुर में बारिश हो रही होगी। दो सेंटेंस मैंने यहां लिखे, वो बाइक तेज चला रहा होगा। दूसरा लिखा मैंने, जयपुर में बारिश हो रही होगी। और तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, मैं पढ़ रहा होऊंगा। तीनों सेंटेंस में आप मुझे बताओ कि तीनों ही सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहा होऊंगा या रही होंगी या रहे होंगे, इनमें से वर्ड लिखे हुए आपको दिख रहे हैं लास्ट में? आप अगर सेंटेंस के लास्ट में देखोगे तो आपको दिख रहे हैं ना वर्ड इनमें से लिखे हुए। तो क्या तीनों ही सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हैं क्या? मुझे बताओ बच्चे जल्दी से, क्या तीनों ही सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हैं क्या? जल्दी से बताओ, क्योंकि तीनों ही सेंटेंस में रहा होगा, रही होगे, रहा होऊंगा, इस प्रकार के वर्ड लिखे हुए हैं। तो तीनों ही सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हैं क्या? आपको पहले बता देता हूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सिर्फ उस काम की बात की जाती है। किस काम की? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में उस काम की बात की जाती है। यूज तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में उस काम की बात की जाती है जो भविष्य में किसी समय पर हो रहा होगा। अभी हो रहा नहीं, भविष्य का एक टाइम दिया जाता है, साथ में ये बताया जाता है कि इस समय पे ये काम हो रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, उसको पक्का नहीं बताया जाता कि उस समय ऐसा हो रहा होगा। हो सकता है किसी कारण से वो काम ना हो। तो ऐसा कोई काम जो भविष्य में किसी समय के, ऐसा कोई काम जो भविष्य में किसी समय के लिए बताया जाए,
कि 4 तारीख को इतने बजे ऐसा हो रहा होगा, वो ही काम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आता है। और ये रहा होगा रही होगी देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना तीनों सेंटेंस को। मेरे दोस्त ने मुझे आके कहा, हम 3 दोस्त थे खास, रोहन, रवि और मैं। तो मेरे दूसरे दोस्त रोहन ने मुझे आके कहा कि रवि गाड़ी से गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी कार से उसकी टक्कर हो गई, वो मोटरसाइकिल पे था और कार ने उससे टक्कर मार दी। तो मैंने कहा यार ऐसे तो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा गाड़ी तेज चलाता, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि अरे यार वो बाइक तेज चला रहा होगा। ये कब की बात हो रही है? ये पास्ट की बात हो रही है। वो बाइक तेज चला रहा होगा, कब चला रहा होगा? अभी तो उसका एक्सीडेंट हो चुका है ना, यानी वो पहले बाइक तेज चला रहा होगा, इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये तो पास्ट की बात हो गई। और आपको तो ये बताया हुआ है कि जब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लिखा हुआ आएगा तो फ्यूचर टेंस का यूज होगा। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस में जो टाइम दिया हुआ है, सेंटेंस का जो सेंस है, क्या वो फ्यूचर के टाइम का है, या जो टाइम दिया हुआ है क्या वो फ्यूचर का टाइम है, ये आपको देखना होगा। तो ये तो पास्ट में चला गया बच्चे, सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट में चला गया। अब दूसरे सेंटेंस को डील करते हैं। जयपुर में बारिश हो रही होगी। वर्तमान की मैं बात करूं तो मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि यार इधर बादल मेरे को थोड़े काले घने से दिख रहे हैं, मुझे लगता है जयपुर में बारिश हो रही होगी। मैं कब की बात कर रहा हूँ? पास्ट की बात नहीं कर रहा ना ही मैं फ्यूचर की बात कर रहा, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि इस वक्त जयपुर में बारिश हो रही होगी। तो इस वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट टेंस आया। मैं पढ़ रहा होऊंगा। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार मेरे को तेरे से जरूरी काम है, और वो काम थोड़ा इतना लंबा है, वो बात इतनी लंबी है कि उस बात को डिस्क्राइब करने में मेरे को लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू मेरे को बाद में बता देना। तो उसने मुझसे तो उसने उसने मुझसे कहा कि अभी बताना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तू मेरे को बाद में बता देना। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तेरे को रात को 9 बजे फोन करूंगा। उसने मुझे क्या कहा कि मैं तेरे को आज रात को 9 बजे फोन करूंगा, फिर हम इस मामले पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया कि तू 9 बजे फोन मत करना। अभी जो 9 बजेंगे ना रात के, वो मेरे को दिन में बोल रहा है, अभी जो टाइम आएगा उसके बारे में। तो मैंने कह दिया कि तू मेरे को रात को 9 बजे फोन मत करना। क्यों? क्योंकि उस समय तो मैं पढ़ रहा होऊंगा। भविष्य का एक समय बताया हुआ है, साथ में ये बताया हुआ है कि उस समय ये काम लगातार हो रहा होगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर का सेंटेंस है। क्या? ये वाला हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। बाकी दो जो सेंटेंस है, एक प्रेजेंट का है और एक पास्ट का है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से ही कोई सेंटेंस फ्यूचर का नहीं हो जाता। उसमें फ्यूचर का टाइम भी दिया हुआ होना चाहिए और एक्शन में फ्यूचर का सेंस भी आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब पे बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक तो आएगी सेल बी, दूसरी आएगी विल बी। कौन कौन सी आएगी? सेल बी और विल बी। स्पोकन इंग्लिश की जहां तक मैं बात करूं, उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगा दिया जाता है, लेकिन ग्रामर में आई और वी के साथ सेल भी लगाया जाता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दिया जाता है? विल बी लगा दिया जाता है। इसमें भी बच्चे जैसा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, उसी प्रकार इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज आपको पता चल गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाने के नियम में पहले 2 बार आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसमें भी बता देता हूं, अगर वर्ब के अंत में आई लगा हुआ हो तो आईएनजी लगाते समय, सॉरी, वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ हो? ई लगा हुआ हो। क्या? वर्ब के अंत में अगर ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा के किस में बदल देते हैं? आई में, और फिर एनजी लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई लिखा हुआ हो तो ई को तो हटा देते हैं और फिर आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे टेक में ई को हटाया, आईएनजी लगाया, मेक में ई को हटा के आईएनजी लगाया, इंस्पायर में आईएनजी लगाया, ई को हटा के, और लाइव में, लिव में ई को हटा के क्या लगाया? आईएनजी लगाया। दूसरा नियम,
यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट आता है और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है। वोवल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। बाकी जो 21 अक्षर बच गए वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इनमें से लास्ट में कोई एक कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले कोई एक वोवल आता है, यू वोवल है ना, और ये कॉन्सोनेंट है टी। तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या? कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं? देखो डबल किया हुआ है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अगर लास्ट में डब्ल्यू, एक्स और वाई आता है तो इन अक्षरों को डबल नहीं करते हैं। जैसे मिक्स में एक कॉन्सोनेंट है, एक वोवल है, फिर भी एक्स को डबल नहीं किया। सेम में एक वोवल है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर भी से को डबल नहीं किया। रिलैक्स में एक वोवल है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर भी डबल नहीं है। ब्लो में एक वोवल कॉन्सोनेंट है, फिर भी डबल नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ ब्लो, ब्लोइंग आएगा। क्या आएगा? ब्लोइंग आएगा। ओके बच्चे, इस तरीके से। एक रूल है, यदि वर्ब के अंत में आई ई लिखा हुआ आता है, वर्ब के अंत में क्या आता है? आई ई आता है, तो आईएनजी लगाते समय आई ई को किस में बदल देते हैं? वाई में बदल देते हैं। जैसे टाई को टाइंग बना दिया, लाई को लाइंग बना दिया, डाई को डाइंग बना दिया, वाई को वाइंग बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं इस टेंस के यूज पे, जो काफी हद तक मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस टेंस का कब यूज होता है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। Used for future actions which will start in the future and will be continue for some time in the future। ऐसे कामों के लिए जो भविष्य में शुरू होंगे और लगातार चलेंगे। ऐसे कामों के लिए जो अभी शुरू नहीं हुए हैं, शुरू कब होंगे? फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में लगातार चलेंगे। उन कामों के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही विल बी वॉचिंग मूवी टुनाइट, आज रात को वो फिल्म देख रहा होगा, यानी उसने टिकट वगैरह ले लिया है, बुक करवा ली है अपनी मूवी सीट, तो वहां पर वो आज मूवी देख रहा होगा। आई विल बी शॉपिंग ऑन संडे, हम संडे को शॉपिंग कर रहे होंगे या हम संडे को शॉपिंग करेंगे। दिस टाइम टुमारो, इस समय कल। दे विल बी वॉचिंग ए मूवी, मतलब आज जो टाइम हुआ है ना, मान लो 4 बज गए, तो कल 4 बजे वे मूवी देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने 3 बजे का मूवी का टिकट है उनका, तो कल 4 बजे वो मूवी देख रहे होंगे, कल का टिकट है, मुझे पता है उन्होंने मेरे सामने टिकट लिया है। हो सकता है वो ना देखें, लेकिन मेरी नजर में तो कल 4 बजे वो काम कर रहे होंगे, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे कोई काम जो फ्यूचर में लगातार होंगे और आपने उन कामों को करना डिसाइड कर लिया है, ऐसे कामों के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज, व्हेन वी टॉक अबाउट ए फ्यूचर एक्शन विदाउट इंटेंशन। ऐसा कोई काम जो हम भविष्य के लिए बोले कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो काम करने का आपका इरादा नहीं है, आपको मजबूरी में ऐसा बोलना पड़ रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसे कामों के लिए, भविष्य में किए जाने वाला कोई ऐसा काम जिसको करने का आपका पक्का इरादा नहीं है, पर फिर भी आप कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे कामों के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वैसे तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए था, कौन सा? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज होना चाहिए था, लेकिन कौन सा टेंस यूज होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि वो जो काम करने के लिए बोल रहा है ना, उसका इरादा नहीं है करने का, वो ऐसे ही बोल रहा है, ऊपर मन से बोल रहा है। तो आई विल बी सीइंग रोहन टुमारो, मैं कल रोहन से मिल लूंगा। क्या बोल रहा है? मैं कल रोहन से मिल लूंगा। वी विल बी हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आई विल बी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, आई विल हेल्प यू, तो भी ठीक था कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन आई विल बी हेल्पिंग यू, यहाँ पे सेल भी आ सकता है आई के साथ, और यहाँ पर भी आप सेल का यूज करेंगे। ग्रामर में तो आ सकता है नहीं, ग्रामर में तो सेल का यूज करना है, स्पोकन इंग्लिश में आप विल लगा सकते हैं। तो आई सेल बी हेल्पिंग यू या आई सेल हेल्प यू, दोनों का मतलब सेम है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन जब इच्छा नहीं होती ना कोई काम करने की, आपको मजबूरी में हाँ भरनी होती है, तब फिर आप क्या करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बने, आई सेल बी कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा होऊंगा। मान लो भविष्य की कोई बात हो रही है कि तुम मुझे 8 बजे फोन मत करना, क्योंकि 8 बजे तो मैं खाना बना रहा होऊंगा। मॉम विल बी वॉचिंग मूवी टुनाइट, आज रात को मम्मी फिल्म देख रही होगी। ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, वो कल सारे दिन काम कर रहा होगा या काम करेगा। इस तरीके का सेंस आता है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। बोलने में हो, स्पोकन इंग्लिश में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हो, जब भी
आप कोई ऐसा टेंस पढ़ें या उसका यूज करें सेंटेंस में जिसमें हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा के जोड़े में आती है। यहां अगर आप बात करेंगे तो यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो के जोड़े में है। दो का जोड़ा कौन कौन सा है? विल बी और सेल बी। देखो यहाँ सेल बी, एक सेल हो गया एक बी हो गया, दो का जोड़ा हो गया। यहाँ विल बी, एक विल हो गया और दूसरा बी हो गया। तो जहां हेल्पिंग वर्ब दो के जोड़े में आती है और उस टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, ध्यान से सुनना, जब हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा के जोड़े में आती है और उस टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नोट जो होता है, नोट उसको फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद रखते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखते हैं। जैसे सेल बी है तो नोट कहाँ आएगा? सेल और बी के बीच में आ जाएगा। विल बी है तो नोट कहाँ आएगा? विल और बी के बीच में आएगा। मान लो ये हेल्पिंग वर्ब होती विल हैव बीन, ठीक है, तीन के जोड़े में हेल्पिंग वर्ब होती 1 2 एंड 3, तो फिर क्या करते? तो भी हम नोट को कहाँ रखते? फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी जोड़ों को लास्ट में रहने देते। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा के जोड़े में आती है ना, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नोट को फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देते हैं और बाकी हेल्पिंग वर्ब वैसे के वैसे लिख देते हैं उसके बाद। तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा आई सेल बी नॉट वर्किंग, ये सेंटेंस बनेगा आई सेल नॉट बी वर्किंग, नॉट बीच में आ जाएगा। ही विल नॉट बी टीचिंग टुमारो, वो कल नहीं पढ़ाएगा या नहीं पढ़ा रहा होगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वे प्लेइंग नहीं खेलेंगे या नहीं खेल रहे होंगे। याद रख लेना, यहाँ बकायदा नोट भी दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट को सेल या विल के बाद लगाएंगे और फिर भी लगाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये याद रखना, नोट हमेशा फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। और इंटेरोगेटिव का ये नियम है, इंटेरोगेटिव में क्या बीच में लगता है? सब्जेक्ट बीच में लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के, यानी फर्स्ट वाली के बाद लग जाता है। नेगेटिव में क्या बाद में लगता है? नोट बाद में लगता है, ठीक है, और उसके बाद भी लगा देते हैं। और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट लगता है, पहले तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। विल बी या सेल बी को एक जगह नहीं रखेंगे, इनके बीच में क्या रख देंगे? सब्जेक्ट रख देंगे जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और नोट रख देंगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे। और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नोट और सब्जेक्ट दोनों ही बीच में रख देंगे। नेगेटिव में तो नोट बीच में रखा, इंटेरोगेटिव में क्या रखा? सब्जेक्ट। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाएंगे ना, तो सब्जेक्ट और नोट दोनों बीच में रख देंगे और फिर बाद में बी लगाएंगे, ये याद रहे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं जिनका जवाब यस नो में जाता है। विल यू बी वर्किंग ऑल डे ऑन संडे, क्या तुम संडे को सारे दिन काम करोगे? ऐसा नहीं बोलते कि क्या तुम संडे को सारे दिन काम कर रहे होगे, ऐसा नहीं बोलते। बोलने में तो ऐसे बोलते हैं, क्या तुम संडे को सारे दिन काम करोगे, मतलब ये कॉन्टिन्यूस का ही सेंस आता है। विल यू बी स्टडिंग ऑल नाइट, क्या तुम सारी रात पढ़ रहे होगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या तुम सारी रात पढ़ोगे, ऐसा। सेल आई बी टीचिंग टुमारो, क्या मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा? मेरे चोट लग गई तो अभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चोट लग गई और बुखार भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या कल मैं पढ़ा पाऊंगा या पढ़ा रहा होऊंगा, इस टाइम शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बोले जाते हैं। विल यू नॉट बी वर्किंग ऑन संडे, क्या तुम संडे को काम नहीं कर रहे होगे? विल और नोट को क्या बना दिया गया? वॉन्ट कॉन्ट्रेक्शन बना दी गई दोनों की। विल नोट का विलंट नहीं बनता है, वॉन्ट बनता है, तो वॉन्ट यू बी वर्किंग ऑन संडे, ठीक है। विल सी नोट बी शॉपिंग टुमारो, देखो यहाँ नोट और सब्जेक्ट दोनों ही कहाँ लगा? विल के तुरंत बाद और फिर बाद में भी आया है, तो विल सी नोट बी शॉपिंग टुमारो, क्या वो कल शॉपिंग नहीं कर रही होगी? ये जो रूल मैंने बताया है ना, वो वहां पर नोट में भी दे दिया गया है बॉक्स में, उनको आप सही से पढ़ लेना और समझ लेना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो वाले जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वेयर विल यू बी स्टेइंग, तुम कहाँ रुकोगे, कहाँ रुक रहे होगे। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या करोगे। वेयर विल सी बी गोइंग टुमारो, वो कल कहाँ जाएगी। वाई विल ही बी हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा। अब रहा होगा रही होगी नहीं आता, बोलने में ऐसा नहीं आता, बोलने में डायरेक्ट आता है कि ऐसा करेगा, लेकिन जो सेंस आएगा ना सेंटेंस का, वो काम के लगातार होने का आएगा, ठीक है। वाई
विल यू नॉट बी टीचिंग, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी बीच में आया और नॉट भी बीच में आया। वाई विल यू नॉट बी टीचिंग टुमारो, तुम कल क्यों नहीं पढ़ाओगे। वाई विल धोनी नॉट बी प्लेइंग इन टुडेज मैच, आज के मैच में धोनी क्यों नहीं खेलेगा, मतलब क्यों नहीं खेल रहा होगा। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म्स की अगर बात करें तो विल नॉट बी का क्या बन जाता है, वॉन्ट बी, और सेल नॉट बी का सेंट भी बनता है ओनली स्पोकन इंग्लिश में। क्या स्पोकन इंग्लिश में बनता है ओनली, सेंट भी नहीं। तो सेल नॉट बी का कभी भी कॉन्ट्रेक्शन नहीं बनेगा, सेल नॉट को पूरा का पूरा ही लिखा जाता है। ठीक है, और आई विल का क्या बना देंगे, आई विल का क्या बना देंगे, आइल बना देंगे, ऐसे आइल। और आई सेल का क्या बना देंगे, ऐसे ही बनाएंगे, सेम ही आइल। ठीक है, इस तरीके से वही बात यहाँ आ रही है। देखो जो मैं बाकी टेंस में आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। जब उन वर्ड को हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फिर नोट का यूज नहीं करते। जैसे आई सेल बी डूइंग नथिंग टुमारो, मैं कल कुछ नहीं कर रहा हूँगा या कुछ नहीं करूंगा। आई सेल बी गोइंग नोवेयर टुनाइट, मैं आज रात को कहीं नहीं जाऊंगा या कहीं नहीं जा रहा हूँगा। तो यहाँ नोवेयर का मीन कहीं नहीं, इसमें खुद में नहीं आया है। यहाँ नथिंग मतलब कुछ नहीं, इसमें खुद में नहीं आया है, तो यहाँ पर हम अलग से नहीं या नोट नहीं लगाएंगे, याद रखिए बच्चे। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है खत्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी कॉन्टिन्यूस की पूरी सीरीज को हम देते हैं विदाई। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छे लग रहे होंगे। मेहनत करो बड़े बच्चों, और बड़े प्यार प्यार से इस सारे लेसन्स को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक में इनको लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, साथ ही साथ मिरर के सामने खड़े होकर इनको बोलना भी है। और जो मेन चीज और है जो आपको करनी है, वो है कि प्रैक्टिस बार बार करनी है इसकी, एक बार में कुछ भी नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम इसके बाद परफेक्ट टेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंस पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।